गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लैटरल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, ये सब टॉपिक पढ़ लिए थे। आज हम रिफ्रैक्शन थ्रू मीडिया पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। देखिए भाई, ध्यान से एक बार मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमने साइन कन्वेंशन पहले पढ़े थे वो सभी साइन कन्वेंशन यहां यूज कर रहे हैं। सेकंड, कुछ अजम्पशंस हैं जो आपने याद रखने हैं। This type of refraction. इस टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर कुछ अजम्पशंस याद रखने हैं। पहला, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर टेकन पॉइंट। मीन्स आप कोई बड़ा ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट या उस तरह के ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे हम ले सकते हैं बट यहां नहीं लेंगे। हम यहाँ केवल पॉइंट इमेज और पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेंगे। जैसे क्या होता है कि हम कोई भी मीडियम ले रहे हैं, हमने कहा कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक बड़ा ऑब्जेक्ट है। इस तरह का ऑब्जेक्ट नहीं लेना, हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। और इसी तरह हम इमेज बनाएंगे, कहीं पर भी इमेज बने, यहां बने या यहां बने, तो एक पॉइंट इमेज ही बनाए, बड़ी इमेज नहीं बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही। सेकेंड, aperture is taken very small। जो आप मीडियम ले रहे हो उस मीडियम की जो अपर्चर है वो स्मॉल लेंगे। अपर्चर का मतलब जस्ट लाइक उसके साइज, डायमीटर, ठीक है। दैट इज लीनियर अपर्चर। वेरी वेरी स्मॉल लेनी है, इतनी छोटी लेनी है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर पाए, बस। एक दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट आपने जो याद रखना है, ऑल एंगल्स आर टेकन ऑल्सो स्मॉल। और अगर स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा एंड टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा अप्लाई भी करोगे। ये एंगल भी क्या करना है, स्मॉल लेना है। ये अजम्पशन आप याद रखेंगे, ये सभी इसके अंदर यूज होंगे, आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अगर हम स्फेरिकल सरफेसेस की बात करते हैं, स्फेरिकल सरफेसेस की बात करते हैं तो हमारे पास दो ही टाइप के सरफेस होंगे, एक कॉन्वेक्स टाइप, एक कॉनकेव टाइप। एक क्या होगा, कॉन्वेक्स टाइप, और एक हमारे पास होगा कॉनकेव टाइप। ये हमारे पास जो है कॉन्वेक्स टाइप होगा, ये हमारे पास है कॉनकेव टाइप होगा। मेरी बात समझ आती? ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्वेक्स टाइप, और ये हमारे पास क्या होगा, कॉनकेव टाइप। पॉइंट क्लियर है? हमने कहा ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। इधर रेयर है, यहां डेंसर। ये पॉइंट याद रखना। अब इसके आगे भी बहुत सारे पॉइंट हैं। आगे पॉइंट ये है, रे ऑफ लाइट, रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, और दूसरा है रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। मीन्स यहीं पर दो क्वेश्चन उठ जाते हैं। कौन कौन से? रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स टाइप स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल का मतलब है स्फीयर शेप में है, कॉन्वेक्स टाइप है, कॉन्वेक्स टाइप स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हेन रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। या फिर ये दूसरे में ये रहेगा, रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर एंड रेयर टू डेंसर।
और इनमें भी पॉइंट बन सकते हैं। इमेज फॉर्म इज इमेजिनरी या इमेज इज रियल और इमेज इज वर्चुअल। आपसे कहेगा कि आपने रियल इमेज के लिए बताना है, क्या आपसे ये कहेगा कि आपने तो वर्चुअल इमेज के लिए बताना है। ये सब पॉइंट्स। इसी तरह आपसे ये कहा जाएगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल कॉन्केव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हेन रे गोज फ्रॉम रे या रेयर टू डेंसर या फिर डेंसर टू रेयर, कहीं भी जा सकती है। और इमेज बनानी है, इमेज बनाकर और फिर उसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बेसिक बताया। अब सबसे पहला पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं अभी, रिफ्रैक्शन थ्रू convex type spherical refracting surface when ray goes from rarer to denser and image form is real। ये लिखा। जो मैं रिफ्रैक्शन आपको बता रहा हूं वो किसके लिए बता रहा हूं? सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? कॉन्वेक्स टाइप। ये कॉन्वेक्स टाइप हो गया। अब ये जो हमारे पास है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हम बता चुके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब कॉन्वेक्स टाइप है, ये क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। पी पॉइंट से लिख सकते हो आप इसको, देखिए ध्यान से। कॉन्वेक्स टाइप स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये जो मैंने यू पूरा बना रखा है ये क्या है? डेंसर मीडियम। और इस डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। यहां क्या है? रेयर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख दिया हमने μ1। ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हेन रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मींस रे यहां से एंटर कर रही है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट हमारा यहां रखा हुआ है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई और उसके बाद इसके अंदर एंटर कर रही है, तो हमने लिखा रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। पॉइंट क्लियर हो गया। एंड इमेज फॉर्म इज रियल। अब इमेज यहां पर रियल बनती है या इमेजिनरी, ये भी आपको बताया जाएगा। तो मैं दो डायग्राम बना रहा हूं इसी के इससे। देखिए, ये डेंसर, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयर μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां आपने ऑब्जेक्ट रखा, रेयर टू डेंसर, इंसिडेंट हो गई। क्लियर है ना भाई? और ये क्या है आपके पास? प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां आपने बता दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसमें भी आपने यहां क्या बता दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो आप सब पढ़ चुके हैं। ये जो पहला पॉइंट है यहां, ये रियल इमेज के लिए है, ये किसके लिए है? वर्चुअल इमेज। चलो देखिए, दो अलग अलग डायग्राम बनेंगे। पहला पॉइंट बिल्कुल आसान, व्हेन ए रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, क्योंकि हमने लिखा है कि रे ऑफ लाइट है वो कहां से जा रही है? ऑब्जेक्ट से जाना शुरू होगी। कहां से जाएगी? रेयर टू डेंसर में। अब रेयर टू डेंसर जाएगी तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला काम है कि जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। और नॉर्मल कहां से ड्रॉ करना है? नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ होता है। नॉर्मल हमेशा कहां से ड्रॉ होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्यों? क्योंकि देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना यूं, तो ये क्या है? आर्क है। आर्क पर रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि यहां टेंजेंट बनाओगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा।
और सरफेस पर जो परपेंडिकुलर होता है उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और नॉर्मल को हमेशा एक बात से समझना है कि डॉट डॉट लाइन से ड्रॉ करेंगे हम। किससे ड्रॉ करेंगे, डॉट डॉट लाइन से, जो जरूरी है। ये हमारे पास हो गया नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। अब ये पॉइंट यहां इंसिडेंट हुआ, इसमें यहां पर इंसिडेंट हुआ। अब हम क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये कहता है कि ये रे ऑफ लाइट है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, और बेंड होने के बाद इस पॉइंट पर मिल गई, और यहां हमारी इमेज बन गई। क्या ये बात सभी को समझ आ गई? अगर ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल है तो बेटा ये एंगल क्या हो गया, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में इंसिडेंट एंगल, यहां रिफ्लेक्टेड एंगल। कोई किसी को डाउट है तो बोलिए, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब दूसरी बात, क्या जरूरी है कि रे ऑफ लाइट इतनी ही बेंड हो? शायद कम हो जाए, बेंड तो हो जाए बट थोड़ी सी कम हो जाए। अगर ये बेंड हो गई तो शायद आगे प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, इमेजिनरी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, और ये जहां पर भी मिलेगी ये लाइन, डॉट डॉट से मिलाना है और इमेज को यहां बनाना है। अब आप क्या कहोगे, भाई नॉर्मल के साथ जो एंगल बना था इंसिडेंट एंगल आई, और रिफ्रैक्टेड रे के साथ बना था वो क्या हो गया, आर। शायद यही एंगल है, और इसी रे ऑफ लाइट को अगर पीछे बढ़ाया तो ये एंगल भी क्या हो गया, सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, ये वाला एंगल क्या हो गया, आर। देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये एंगल आर आगे की तरफ बना। वैसे मेरे हिसाब से इसकी कोई जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, आएगी भी नहीं इसकी, केवल वहीं पर ध्यान दीजिए, देखिए, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये हमारे पास वर्चुअल इमेज है, देखिए ये हमारे पास रियल इमेज है, दोनों एक ही तरह के हैं। ये भी कॉन्वेक्स टाइप है, ये भी क्या है, कॉन्वेक्स टाइप है। इसमें भी रेयर टू डेंसर है, इसमें भी रेयर टू डेंसर। मेरे हिसाब से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा एक बात कहूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस और ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा अल्फा एंगल बनाना है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ हमेशा बीटा, कर्वेचर के साथ हमेशा गामा, चाहे वो कहीं पर भी हो। ऑब्जेक्ट के साथ और इसके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा, इमेज और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा, और कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा। यहां तक पॉइंट क्लियर है? मेरे हिसाब से याद हो जाएगा। क्या बोला है मैंने, फिर रिपीट करता हूं, ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल एक्सिस अल्फा, इमेज और प्रिंसिपल एक्सिस बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, या आप ये कह सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा एंगल। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे बेटा, हियर वी नो बाय स्नेल्स लॉ। अगर हम स्नेल्स लॉ की बात करते हैं तो मैंने आपसे बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल, कोई भी एंगल है इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो कहा था कि नहीं? ये मैंने आपसे पढ़ाया था स्नेल्स लॉ के अंदर, आप पेज पलट कर देख लेना, पिछला वीडियो देख लेना। आप यहां देखिए, यहां कितना एंगल है, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इस मीडियम की, μ1। एंगल कितना है, इंसिडेंट एंगल आई, साइन आई इज इक्वल टू, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 साइन आर, क्योंकि रिफ्लेक्टेड एंगल आर है यहां पर। पॉइंट क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से यहां पर भी देखोगे तो μ1 साइन आई, μ2 साइन आर। पॉइंट क्लियर है? हियर आई एंड आर इज वेरी स्मॉल, मैंने कहा था आई एंड आर इज वेरी स्मॉल। अब आप ये कहोगे कि ऐसा क्यों है, बिकॉज अजम्पशन मैंने आपसे लिखवाया था, aperture is taken small, aperture क्या है यहाँ, स्मॉल है। पॉइंट क्लियर है? मैंने आपसे कहा था कि aperture इतनी दूर नहीं है, कि बहुत छोटा सा है, ये रे ऑफ लाइट यहीं आएगी तो आई बहुत छोटा एंगल होगा,
और अगर आई बहुत छोटा एंगल होगा तो हमने क्या कह दिया, साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई एंड साइन आर इज नियरली इक्वल टू आर। ये मैंने आपसे पहले भी बता दिया था कि जब ये एंगल बहुत छोटे होते हैं तो साइन एंगल इज नियरली इक्वल टू एंगल ही होता है, बस ये याद रखना है। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं इसको, देन μ1i इज इक्वल टू μ2r। यहां तक नोट करिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां तक नोट कर लीजिए, एक स्नैप ले लीजिए, यहां तक कॉमन है। ठीक है, अब एक बात हमारे पास काफी सारी ट्रायंगल्स हैं। यहां पर मैंने क्या कहा, जो ये नॉर्मल है ना, इसको एन यहां लिख देता हूं, वैसे यहां जरूरत नहीं है, इस पॉइंट को एन लिख देता हूं कि इस पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। ठीक है, देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आई की वैल्यू निकालें तो ट्रायंगल देखना ओ एन सी, ट्रायंगल ओ एन सी, इस ट्रायंगल में देखिए ओ एन सी, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई कह सकते हो क्योंकि आई एंगल बाहर है, अल्फा और गामा अंदर है। ध्यान से देखो, अल्फा और गामा दोनों एंगल अंदर है, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। मतलब अब क्या कहोगे, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा प्लस गामा। यहां तक क्लियर है। अगर यहां देखोगे तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ओ एम सी के अंदर दोनों में सेम आएगा, एक वर्ड बदलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूं, बस केवल डायग्राम बदलेगा। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए आप यहाँ आर निकालना चाहते हो, क्योंकि मैं यहाँ आई और आर की वैल्यू निकालकर पुट करूंगा। आर एंगल देखोगे तो इन दो लाइनों के बीच में है ना एन सी और एन आई, तो इनके बीच में ट्रायंगल बन रही है, हमने ले लिया ट्रायंगल एन सी आई, एन सी आई। देखो एन सी आई, अंदर कौन से एंगल है, आर और बीटा है, बाहर का एंगल कौन सा है, गामा। मतलब क्या कह सकते हो, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। आ गया, मैंने आई और आर निकालना था, ये आई निकाल दिया, ये आर निकाल दिया, इनकी वैल्यू यहां पुट करूंगा। मीन्स मैं ये चाहता हूं कि आई और आर की वैल्यू अल्फा बीटा गामा के टर्म में निकाल कर पुट करूं। ठीक है, देखिए μ1 आई की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस गामा, μ2 आर की वैल्यू क्या है, गामा माइनस बीटा। मल्टीप्लाई करिए, μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ1 बीटा। एक मिनट देखता हूं बोर्ड आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक आ रहा है। देखिए आप मल्टीप्लाई किया, μ1 अल्फा, μ1 गामा, μ2 गामा, μ2 बीटा। ठीक है, अब मैंने ये दो गामा थे एक तरफ ले लिए, बीटा उधर ले लिया, तो क्या हो जाएगा, यहां से μ1 अल्फा इधर लेकर जाऊंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस ये μ2 है बेटा, μ2 बीटा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू गामा। देखो ये उधर जाएगा, माइनस होगा तो μ2 माइनस μ1 इंटू गामा, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो प्लस लगा देता हूं, हो गया बस। अब देखिए हियर अल्फा बीटा एंड गामा इज ऑल्सो स्मॉल, ये भी स्मॉल है क्योंकि इसकी अपर्चर बहुत छोटी है, तो अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे छोटे होंगे। देन टेंजेंट अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा, टेंजेंट बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा, टेंजेंट गामा इज नियरली इक्वल टू गामा। मेरी बात समझ गई? तो हमने अल्फा की जगह टेंजेंट अल्फा, बीटा की जगह टेंजेंट बीटा और गामा की जगह टेंजेंट गामा रख दिया। अब टेंजेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए अपर्चर स्मॉल बताई थी, तो मैं इसको P पॉइंट ही मानूंगा। ये थोड़ा सा अंदर जाएगा बट इतना कम अंदर जाएगा कि आप इसको स्पेसिफाई भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं इसको P पॉइंट ही लेकर चलूंगा, जो मैंने ये बाहर पॉइंट लिखा हुआ है ये P पॉइंट ही मानकर मैं चलूंगा। तो टेंजेंट अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। भाई अल्फा एंगल यहाँ है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो क्या हो जाना चाहिए भाई, पी एन अपॉन पी ओ, बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा है, बीटा एंगल यहां है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है पी एन अपॉन पी आई, और गामा इज इक्वल टू टेंजेंट गामा, ये क्या हो जाएगा पी एन अपॉन पी सी, ये है ना गामा यहाँ, तो पी एन अपॉन पी सी। पॉइंट क्लियर है। ये वैल्यूज यहां पुट करिए बेटा, यहां वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा म्यू1 पी एन अपॉन अल्फा पुट करना है ना सबसे पहले, तो कौन से में पुट करें, यहाँ म्यू1 इंटू अल्फा, अल्फा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा पी एन अपॉन पी ओ, आगे किसका साइन है प्लस म्यू2, बीटा की वैल्यू क्या है पी एन अपॉन पी आई इज इक्वल टू क्या है म्यू2 माइनस म्यू1, गामा की वैल्यू क्या है हमारे पास पी एन अपॉन पी सी। देखिए पी एन सभी से कॉमन आ रहा है और कैंसिल भी हो रहा है, काट दिया हमने, ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा रिजल्ट है। शायद मैं यहां साफ करके लिख देता हूं, और ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों में समझाऊंगा मैं आपको। देखिए क्या बचा यहां म्यू1 अपॉन पी ओ प्लस म्यू2 अपॉन पी आई, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन पी सी। एक बात बताइए, साइन कन्वेंशन आपको आते हैं? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मैंने आपसे पहले भी सिखाया हुआ था, एवरी डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डिस्टेंस आर टेकन पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज नेगेटिव। तो देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए आप पीसी निकालते हो, ये है पीसी, यहां से मेजर करना है सी तक जाना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या हो जाएगी आर, मेरे हिसाब से पॉजिटिव होगी, तो आप क्या कहोगे पीसी इज इक्वल टू प्लस आर। अगर पीओ निकालना है क्या हो जाएगा पीओ, पी से ओ की तरफ जाइए, अपोजिट जा रहे हो, इंसिडेंट रे उधर है, क्या लेना पड़ेगा माइनस यू, मतलब पीओ क्या आ जाएगा माइनस यू, पी आई लीजिए, पी से आई ये वाली डिस्टेंस, पी से मेजर करना शुरू करना आई की तरफ, राइट साइड मेजर करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस वी, तो क्या आ जाएगा प्लस वी। सभी पॉइंट्स मैंने बता दी, वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए बेटा म्यू2 अपॉन पी आई पॉजिटिव वी है, ये म्यू1 है, प्लस होना चाहिए था म्यू1 अपॉन पी ओ क्या है माइनस यू, बेटा ये माइनस यहां से हटा के यहां लगा दिया, इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 ये लिख दिया अपॉन पी सी की वैल्यू क्या है, ये हमारा मेन रिजल्ट है। हमें ये रिजल्ट याद होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये रिजल्ट आया कैसे है, हमने कैसे फाइंड आउट कर दिया। अब ये इतना टिपिकल रिजल्ट, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, सभी के लिए सेम होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। मेरी बात समझ गए? आपकी इमेज रियल बनती है, आपकी इमेज वर्चुअल बनती है, डजेंट मैटर। आप एक बात बताइए, 10th क्लास में आपने लेंस फॉर्मूला पढ़ा था, आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला तो हम अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ा चुके हैं। क्या ये डिपेंड करता था कि लेंस कैसी इमेज बना रहा है, लेंस वर्चुअल इमेज बना रहा है तो क्या आपने फॉर्मूला बदला कभी? लेंस रियल इमेज बना रहा है तो क्या आपने फॉर्मूला बदला? चलो, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का क्या डिफरेंट फॉर्मूला था? नहीं था। मेरी बात ये समझिए कि जो ये प्रोसेस है ये नहीं बदलना है, इसका फॉर्मूला चेंज नहीं होता है कभी भी, ये बात याद रखिए। जब रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है, लेंस कॉन्वेक्स है कॉन्केव है डजेंट मैटर, इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है डजेंट मैटर। ये आंसर आएगा, इसका भी सेम आएगा, इसका भी सेम आएगा, आप करके देख सकते हैं। मैं कॉन्केव के लिए भी बता सकता हूं, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी बुक में सारे लिखे हुए, सारे डायग्राम बने हुए, मैं एक दो डायग्राम और बनाकर दिखाऊंगा। प्रोसेस वही होगा जो आपने अभी पढ़ा था, रिवाइज हो जाएगा, मैं एक बार डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं ये फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूं। देखिए ये एक स्नैप ले लीजिए नोट करने के लिए।
देखो बेटा, मैं यहां इनिशियल और फाइनल की बात करूंगा बस। आप देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो शुरुआत यहां से हुई है तो इसको मैंने बोल दिया इनिशियल। हमारी इमेज यहां बनी है तो हमने इसको बोल दिया फाइनल। एक तो पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, फाइनल अपॉन फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फाइनल में हम क्या बनाना चाह रहे थे, देखिए क्या बनाना चाह रहे थे, इमेज बन रही है अपॉन इमेज डिस्टेंस, माइनस का साइन लगाना है। इनिशियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस इनिशियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बात याद रखना, ये पॉइंट है, यही लिखा है मैंने, म्यू टू अपॉन वी। म्यू टू क्या है, फाइनल वाले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस इनिशियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस इनिशियल अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज ऑब्जेक्ट रेडियस। मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, यहां मैं कॉन्केव टाइप ले रहा हूं, ठीक है, और डेंसर टू रेयर बिल्कुल अलग, ठीक है। आप देखोगे ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर देखेंगे तो कहां होगी, राइट साइड होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू म्यू वन, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसकी हमेशा म्यू टू ही रखें, आप इसकी म्यू वन और इसकी म्यू टू भी ले सकते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इसका डायग्राम बनाना। मैं ये कह रहा हूं कि रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। सबसे पहला काम क्या है, नॉर्मल ड्रॉ करना। नॉर्मल डॉट डॉट लाइन से ड्रॉ करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ होगा। अब रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ये एंगल हो गया आई, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसकी डायरेक्शन यहां है, ये और बाहर की तरफ चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई सभी को? When ray of light goes from denser to rarer, then it bends away from normal. Away from normal मतलब बाहर की तरफ चला गया। पीछे मिलाइए इसको डॉट डॉट करके, यहां इसकी क्या बन गई, इमेज। पॉइंट क्लियर? ये डायग्राम बनाना है। मैंने कहा था इमेज के साथ कौन सा एंगल बनेगा, बीटा, और कर्वेचर के साथ गामा, और ये एंगल क्या हो गया, आर। रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट थी ना, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, नॉर्मल के बीच में काफी सिंपल। ये नॉर्मल डायग्राम है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, आप क्या कहोगे, भाई हमने शुरुआत यहां से करी है तो ये क्या हो गया यहाँ पर इनिशियल, ये क्या हो गया फाइनल। मैंने क्या कहा था, फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है यहाँ पर, म्यू, अपॉन क्या लिखना है, फाइनल के अपॉन इमेज डिस्टेंस v माइनस इनिशियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, यहां पर म्यू टू ले रखी है आपने, अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है म्यू वन, इनिशियल है म्यू टू, अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये फॉर्मूला आएगा। तो ये स्टेप याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको याद रखने के लिए बताया है। समझ आ गया? स्टेप सभी के वही है। आपकी बुक में लगभग 6 डायग्राम है, 6 डायग्राम्स हैं, इन्हीं के कॉन्वेक्स के, कॉनकेव के, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, और उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रोसेस याद करेंगे और फिर आप अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछेंगे, उसके बाद हम इसका अगला स्टेप कराएंगे अगली क्लास में। थैंक यू।